जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे प्यारे साथियों आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। यानी लास्ट क्लासेस के अंदर हमने आदिकाल का जो हमारी टॉपिक चल रहा है उसके अंदर 3 क्वेश्चन को कर लिए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यहां से मेरे प्यारे साथियों 16 नंबर का काम आता है। यानी 8 × 2 यानी 16 नंबर 2 क्वेश्चन आते हैं जो 8-8 नंबर के होते हैं। सीधे सीधे डायरेक्ट एग्जाम में ये देख सकते हो, CDLU में 2014 में आया, 2016 में आया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में और 8-8 नंबर का होता है। लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन कर दिया, 4 नंबर हम यहां से शुरुआत करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के, देखो 2014 में 2016 में, यहां भी देखो MDU में भी पूछा गया भैया, 2014 में 2017 में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। भैया हिंदी साहित्य की धार्मिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां इस तरीके से पूछा जाता है। तो हम पहले जानेंगे राजनीतिक परिस्थितियां कौन सी है। कहता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल का समय संवत कब था? भैया 1050 यानी 8वीं शताब्दी 779 ईस्वी से संवत 1975 यानी जन के साथ आधार पर 1894 तक का निर्धारित किया गया था। भैया यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने आदिकाल का जो समय रखा था वो यहां से लेकर यहां तक रखा था, ये बात कह रहा है। फिर कहता है यह काल राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था, विषकलता, ग्रह कलह तथा प्राज्य का युग माना जाता है। भैया इस काल को क्या है, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए ना, कहना क्या चाहता है, देखो मेरी बात को समझो कि ये एक तरीके से ना राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए इस काल को, इस समय को, काल मतलब समय, राजनीतिक दृष्टि से देखे तो ये उसके लिए क्या था, सही नहीं था। ठीक है, एक तरीके से उसके लिए क्या था भैया, अव्यवस्था फैलाने वाला था, यानी व्यवस्था न बनने वाली बात कर रहे हैं। ग्रह कला यानी नुकसान करने वाला काल माना जाता है ना। एक होती है प्राज्य मतलब हार वाला युग था प्राज्य, क्योंकि विजय तो होती है जीत, प्राज्य मतलब हार वाला युग था। विदेशी आक्रमणकारियों ने प्रवाह और भारतीय सामंतों की पारस्परिक वैमन्य भावना से भारतीय जनता को स्वतंत्र और उदासीन बना दिया था। देखिए यहां पर क्या हुआ था भैया, विदेशी आक्रमण यानी विदेश से आए, मोहम्मद गजनी आया धड़ाधड़ी लूटा चला गया भैया हिंदुस्तान को। कि बाहर से विदेशियों ने क्या किया, इस काल के अंदर आए और भारत के अंदर से आए, लूटा और निकल दिया भैया। सीधी सी बात ही, आक्रमण किया, युद्ध किए, जीते और निकले, ये बात कह रहे हैं। सम्राट हर्षवर्धन जो किया था 606 से लेकर 643 की मृत्यु के पश्चात उत्तरी भारत में केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो गया। यानी उसका क्या भैया, एक तरीके से खत्म होने लग गया था। ह्रास मतलब नुकसान होना शुरू हो गया था जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई और राजसत्ता बिखर गई थी। और राजसत्ता जो पहले चल रही थी एक तरीके से इकट्ठे होकर चल रहे, वो भी क्या हो गया, खत्म होने लगा था, बिखर गई थी। समूचा उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। क्या कह रहे हैं कि समूची यानी उत्तर भारत जो था, यानी अपने को पता है, ये मान लो मेरा पूरा भारत है, ये मान लो इस तरीके से भैया मैं शॉर्ट में बनाता हूँ, तो ये नीचे कर्क रेखा जाती है, नीचे वाला दक्षिण, ऊपर वाला उत्तर। ठीक है ना। कहता है उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। उधर इस्लाम धर्म ने भारत में अपने पांव पसारने आरंभ कर दिए थे। अब यानी उधर से क्या होने लगा कि इस्लाम धर्म हिंदू धर्म की जगह क्या होने लगा, इस्लाम धर्म ने क्या है अपना प्रचार प्रसार बढ़ा दिया था भैया, उसका नाम ज्यादा चलने लगा था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और सिंध के राजा दाहिर को हराकर भारत में प्रवेश किया। अब देखो कौन आया, मोहम्मद बिन कासिम आया और क्या था, भारत का राजा था, उसको हराया और भारत में प्रवेश कर गया भाई, सीधी सी बात है। इस प्रकार मुसलमान राजाओं का भारत पर प्रवेश, साहस बढ़ गया। अब जीतने लगे भैया, मुसलमान जीतने लगे तो क्या हुआ, भारत के राजाओं को हराने लगे तो उनका साहस और ज्यादा बढ़ने लगा। उन्होंने सोचा बस अपनी मुट्ठी में भैया सारा भारत, साहस बढ़ा किंतु वे सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए। साहस तो बढ़ा लेकिन क्या हुआ, वो सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए थे। क्यों नहीं बढ़ पाए थे, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथी, इसके पीछे का रीजन जानेंगे क्यों नहीं बढ़ पाए थे। बहुत प्यारा टॉपिक है। ठीक है, कहता है नहीं बढ़ पाए क्योंकि
पश्चिमोत्तर सीमाओं पर सभी शक्तिशाली राजा विद्यमान थे, क्योंकि पश्चिम के ऊपर क्या था भैया, सारे राजा विद्यमान थे जो कि शक्तिशाली थे, जिन्हें हराना क्या था, असंभव था एक तरीके से। 10वीं शताब्दी में गजनी के राजा मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कई आक्रमण किए और वह यहाँ के अपार धनराशि लूट कर ले गया। तो आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री के अंदर भैया कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अब तक कितने 17 आक्रमण किए थे, ऐसा कुछ 17 आक्रमण किए, ऐसा कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि भाई भारत पर क्या किए इसने, कई आक्रमण किए और भारत में आया और लूटा भारत को और निकल गया। 11वीं 12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान, कन्नौज में गढ़वालों के शक्तिशाली राजपूत राज्य थे भैया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर खतरनाक रहते थे राजा, यानी कौन कौन थे सुनो, यानी कन्नौज में तो गढ़वालों का राज्य था, अजमेर के अंदर चौहान कर रहा था और दिल्ली के अंदर तोमर वंश कर रहा था, ठीक है। परंतु इनमें परस्पर एकता का अभाव था। किसका अभाव था भैया, एकता, यानी इनमें एकता नहीं थी इन तीनों राज्य, वो अपने राज्य का, वो अपने राज्य का, वो अपने राज्य का, सब अपने अपने राज्य के हिसाब से थे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या कहता है कि गजनी में तुर्की का प्रभुत्व समाप्त करके शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने अपना राज्य स्थापित किया। तत्पश्चात उसने भारत विजय का निश्चय किया। अनेक बार पराजित होने के पश्चात उसने पहले पृथ्वीराज चौहान को और बाद में जयचंद को हराकर भारत में अपने राज्य की स्थापना की, ठीक है। अब क्या हुआ, राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण क्या रहा था, यानी राजपूत जो थे उनकी हार का क्या कारण रहा था कि उनकी आपसी फूट थी, यानी आपस में एकता नहीं थी, आपस में फूट थी। अन्यथा उनमें व्यक्तिगत वीरता की कमी नहीं थी, उनमें जोश था, जुनून था, हर कुछ था, लेकिन एकता न होने के कारण क्या हुआ भैया, ये पराजय हो गए, हार गए। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जिंदगी के अंदर ना ये हर एक चीज पर है कि एक घर तब तक अच्छा चलता है जब तक उसमें सबकी एकता होती है। जब सारे अपना अपना करने लग जाते हैं ना भैया, तो उस बाद में वो घर घर नहीं रहता, वो एक मतलब पिंजरा बन जाता है। समझ रहे हो ना इस बात को। तो आपने भी ये अपना क्या है, पावर ऑफ एजुकेशन एक घर है भैया, इसके अंदर क्या है, अपना प्यार दिखाना है, इसके अंदर आपने एकता दिखानी है, इसके साथ मिलकर चलना है। समझ रहे हो मेरे प्यारे साथी। चलिए अब क्या कहता है भैया, उनकी आपसी फूट थी, अन्यथा उनमें क्या था, क्या कहता है, व्यक्तिगत वीरता की कमी नहीं थी। इस प्रकार आदिकाल में भारत की राजनीतिक स्थिति ग्रह क्लेश से युक्त थी, ठीक है ना। ग्रह क्लेश मतलब घर में क्लेश करने वाली बात। उपरोक्त राजनीतिक परिस्थितियों के विवेचन, ग्रह क्लेश मतलब भैया भारत के लोगों में ही कमियां थी, घर वाले में, यानी भारत को अपना घर माना गया है, ठीक है ना, इसमें कमी थी। विवेचन से मालूम होता है कि स्थानीय हिंदू राजाओं में वीरता थी, क्या थी, वीरता थी। वे अपना राज्य भी फैलाना चाहते थे, परंतु अपने पड़ोसी राज्य के प्रति उदासीन रहते थे। उनमें संकुचित राष्ट्रीयता थी और वे अपने 25-50 गांवों को ही राष्ट्र समझते थे। यही कारण है कि व्यक्ति तक वीरता एवं शौर्य के बावजूद उन्हें पराजित होना पड़ा था। उस समय सामंतवाद का बोलबाला था भैया, किसका बोलबाला था, सामंतवाद का, यानी एक तरीके से उनकी चलबल अच्छी थी। बोलबाला मतलब भैया चलबल अच्छी थी सामंत वालों का। ऐसे सामंतों के दरबार में रहने वाले आश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं की वीरता का अति शोक्ति का वर्णन करने में व्यस्त थे। भैया ये क्या करते थे, अपने राजा महाराजे जिनके अंदर रह रहे थे भैया, जिसके नीचे रह रहे थे, अपने कवियों की अच्छी अच्छी उनके ऊपर क्या है लिख देते थे। भैया इसने ये किया, ये ऐसे है, ये वैसे है, ठीक है ना। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से यह काल पराजय और पतन का काल समझा जाता है। उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे साथियों अच्छे से समझ में आया होगा, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी लग रही है तो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भैया ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है और 8 नंबर में आता है। 8 नंबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करूंगा क्लास अच्छी लगी होगी। और आपको अगर PDF नोट्स चाहिए मेरे प्यारे साथी, आप चाहते हो कि गुरुजी हमें इसकी PDF भी मिलती रहे ना हर एक चीज़ की, तो आप क्या कीजिए भैया, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप, मेरा पर्सनल नंबर है, यहाँ मैसेज कर सकते हो। जितनी मेरे पास अवेलेबल होगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या कर दी जाएगी भैया, PDF दे दी जाएगी। समझिए ना मेरे प्यारे साथी। उम्मीद करूंगा क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे।